यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर हमने लास्ट क्लास में इम्यूनिटी नाम का एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने समझा था कि इम्यूनिटी क्या है। हमारी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट, यानी बीमारी करने वाले एजेंट के अगेंस्ट फाइट करने की जो हमारी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी हमारे पास दो तरीके की थी, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे पास जन्म से मौजूद थी, बाई बर्थ। कब से मौजूद थी? बर्थ से। ठीक ऐसी इम्यूनिटी को इन्नेट बोल रहे थे, जबकि दूसरी इम्यूनिटी जो थी, जो हम अपने लाइफ टाइम में अपने कर्मों से या अपने एक्सपीरियंस से खुद एक्वायर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने इन्नेट इम्यूनिटी समझा था, जिसमें आपको बताया गया था कि इन्नेट इम्यूनिटी यानी जो इम्यूनिटी आपके पास बर्थ से होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब किसी पैथोजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं करती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बिहेवियर। और अगर हम बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हमने पढ़ा था बैरियर्स, जिसमें हमने फिजिकल बैरियर देखा था जिसमें स्किन वगैरह आते थे। उसके अलावा हमने सेलुलर बैरियर जिसमें सेल्स थी, डब्ल्यूबीसी के सेल्स थे, नेचुरल किलर सेल थे, माइक्रोफेज सेल थे, वगैरह वगैरह। हमने जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर में आंखों के अंदर टीयर्स, जो है स्टमक के अंदर एसिड, ये सब क्या थे? फिजियोलॉजिकल बैरियर में थे। एंड हमने पढ़ा था साइटोकाइन बैरियर, जिसमें साइटोकाइन बैरियर में एक केमिकल इंटरफेरॉन पढ़ा था। इंटरफेरॉन एक ऐसा केमिकल है जो किसी वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है और वो बाकी दूसरी सेल्स को फर्दर वायरस के इन्फेक्शन से क्या करता है? प्रिवेंट करता है, और उसे हम इंटरफेरॉन बोल रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ ली थी। आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है वो है, सॉरी, लास्ट क्लास में इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ ली थी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो हेडिंग डालेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर बच्चे मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये इम्यूनिटी कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक। इस इम्यूनिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन। ये इम्यूनिटी के अंदर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और ये इम्यूनिटी के अंदर आपको एक मेमोरी नाम की चीज मिलेगी। क्या होता है समझते हैं। अगर कोई मुझसे बोले कि स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या होगा? डिफरेंट फॉर ईच पैथोजन, यानी हर एक पैथोजन के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। हर एक पैथोजन के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। दैट इज स्पेसिफिक नेचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर कोई पूछे डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन में बेसिकली होता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर मेरे शरीर की, मेरी बॉडी की कोई सेल्स हैं तो उसको ये पहचान सकता है कि भैया ये मेरा है, और अगर मेरी बॉडी के बाहर की कोई सेल्स हैं या कोई केमिकल है या कोई सब्सटेंस है तो उसको भी ये पहचान लेता है कि ये बाहर का है। यानी अपना और पराया ये आइडेंटिफाई करने इसको आता है। मतलब सेल्फ एंड नॉन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को पहचान लेता है। कैसे पहचानता है? हम अगर बात करें तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, या मैं बोलूं शुगर्स होती हैं, जो आपने अगर पढ़ा हो क्लास 11th के अंदर, सेल चैप्टर के अंदर शुगर पढ़ते थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है अलग अलग टाइप के शुगर, और वो शुगर हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर यूनिक होती है। मेरे शरीर में मौजूद शुगर अलग है, आपके शरीर में मौजूद शुगर क्या है? अलग है। ये उन शुगर को पहचानते हैं। अब ये शुगर को आप जस्ट लाइक मान लो कि किसी कंट्री का क्या है? फ्लैग है। तो अगर आपके शरीर में एक इंडियन फ्लैग लगा हुआ है सेल्स के ऊपर, तो आप उस इंडियन फ्लैग को देख के पहचान जाओगे कि भैया ये पर्सन या इंडिविजुअल सामने वाला कौन है? इंडिया से बिलोंग करता है। और आपने किसी और कंट्री का फ्लैग देखा तो समझ गए ये तो हमारे यहाँ का नहीं है, कहीं और का है, फॉरेन है। तो भैया उसके अगेंस्ट जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो आप ले सकते हो। बाकी जो अपनी सेल्स हैं यानी अपने लोग हैं उनको क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ इम्यूनिटी
फॉर डिफरेंट पैथोजन। भैया अलग अलग पैथोजन के लिए अलग है, तो इसको मैं डाइवर्सिटी भी तो बोल सकता हूँ कि भैया बहुत सारी वैरायटी हो गई कि भैया इसके लिए ऐसे मारेंगे, उसको ऐसे मारेंगे, इसको ऐसे मारेंगे, मतलब तरह तरह की व्यवस्था कर रखे हमने। एंड द लास्ट इज मेमोरी। अगर हमारी शरीर को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, अगर हमारे शरीर को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, हमारे सेल के ऊपर किसी ने अटैक किया है, तो भैया याद रखेंगे, जब मौका मिलेगा बदला जरूर लेंगे। ठीक, तो कैन स्टोर द मेमोरी ऑफ एनकाउंटर, कैन स्टोर द मेमोरी ऑफ एनकाउंटर, कैन स्टोर द मेमोरी ऑफ एनकाउंटर। मतलब भैया पैथोजन से जो भिड़ंत हुई थी उसकी मेमोरी स्टोर करके रख सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर कहाँ मिलेंगे आपको? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर मिलेंगे। और अगर आपसे यही कोई पूछ ले कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है भैया, इम्यूनिटी जो डेवलप होती है, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब उसके जीवन काल में, यानी आप सरवाइव कर रहे हो, आपके लाइफ में आप अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करोगे, अलग अलग पैथोजन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करोगे। वो सारी की सारी इम्यूनिटी कहाँ आएगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर इंक्लूड होगी। क्लियर बात? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जो ये इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी दो चीजों की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? दो चीजों की वजह से। ड्यू टू, किसकी वजह से? एक तो ये एंटीबॉडीज की वजह से होगी, मतलब हम कुछ केमिकल्स बनाएंगे और वो केमिकल्स हमें अपने दुश्मन को मारने में हेल्प करेंगे, दैट इज पैथोजन को किल करने में हेल्प करेंगे, और उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंड दूसरा, हमारे पास कई सारी सेल्स होंगी जो या तो इस केमिकल को बना रही होंगी, या तो इस केमिकल को बना रही होंगी और बना के मारेंगी पैथोजन को, और नहीं तो खुद ही उनके पास एबिलिटी होगी कि जाके भैया मैन टू मैन, 1 to 1 क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे और पैथोजन को समाप्त कर देंगे, किल कर देंगे। तो दो तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की, तो आगे थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं, बट उससे पहले हम बात करने वाले हैं लिम्फोसाइट की। अगले पेज पे चलूं? तो अगर हम आगे चलें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है बच्चे? लिम्फोसाइट। क्या आता है? लिम्फोसाइट। भाई लिम्फोसाइट क्या है? एक तरीके की WBC की सेल्स हैं, कुछ अलग चीज नहीं है। क्या है? WBC सेल। तो भैया ये WBC सेल, इनकी दो वैरायटी होती है। कितनी वैरायटी होती है? दो वैरायटी होती है। पहली बात, ये WBC सेल जो लिम्फोसाइट होते हैं, ये बनते कहाँ हैं? प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। कहाँ बनेंगे ये? बोन मैरो। बोन मैरो पता है ना आपको? जो लॉन्ग बोन होती है हमारी बॉडी की, जो लॉन्ग बोन है, जैसे थाई वाली बोन हो गई, उसके टिप के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और उस बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? आपका लिम्फोसाइट्स बनते हैं। अगर हम बात करें, जो लिम्फोसाइट हैं ये मेरे पास दो तरीके के होंगे। एक होंगे बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और दूसरे होंगे टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होंगे बच्चे, ये एक्चुअली में कहां बनते हैं? प्रोड्यूस तो होंगे बोन मैरो के अंदर, लेकिन इनकी मैच्योरेशन कहां होती है? मैच्योर एट बोन मैरो, यानी बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होंगे। कहां मैच्योर होंगे? बोन मैरो के अंदर, यानी इनकी मैच्योरेशन भी कहां होगी? बोन मैरो में। और पता है ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये वो लोग हैं जो खुद वायलेंस करना पसंद नहीं करते हैं, केमिकल्स बनाएंगे और उसकी हेल्प से दूसरे को मारेंगे। ठीक है ना? अगर हम इधर बात करें टी लिम्फोसाइट के बच्चे, तो इनकी मैच्योरेशन कहां होती है? मैच्योर एट थाइमस। कहां? थाइमस नाम की एक स्ट्रक्चर मिलेगी, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। थाइमस में ये मैच्योर होते हैं। कहां होते हैं? थाइमस में मैच्योर होंगे। और अगर हम बात करें तो ये डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी ये एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं। तो भैया एंटीबॉडीज नहीं बनाते तो कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो क्या करते हैं?
ये हम देखेंगे इनके अलग अलग टाइप में, इनके टाइप होते हैं फर्दर। अगर हम बात करें तो सबसे पहली होती है टी हेल्पर, टी हेल्पर, फिर आती है टी किलर, फिर आती है टी मेमोरी, फिर आते हैं टी सप्रेसर, मतलब इनके भी वैरायटी है। अगर हम बात करें टी हेल्पर की, तो जो हेल्पर वाले हैं भाई साहब, ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प। किसकी? हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट, हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडीज बनाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। आपको पता है एक बीमारी आप आगे चल के पढ़ोगे, एड्स। जो एड्स का वायरस होता है ना, वो इन हेल्पर सेल को ही खत्म कर देता है। कहता है एंटीबॉडीज से हमको मार रहे थे, उसका दायां हाथ जो है काट देते हैं, ना रहेगा राइट हैंड, ना बनेंगे एंटीबॉडी, काम खत्म। ठीक। किलर की बात करें तो ये आत्मनिर्भर हैं, ये वाले भरोसा रख रहे हैं किस पे? नॉन वायलेंस पे, एंटीबॉडी बनाएंगे और उसकी हेल्प से मारेंगे, खुद जाके वायलेंस नहीं करना है, ये हम खुद जाके करेंगे जो करेंगे। ठीक है ना? क्या करते हैं? किल द पैथोजन, क्या करते हैं? किल दी पैथोजन। और इनका बहुत सारा रोल होता है आगे भी, जैसे सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, जैसे जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, तो किसी और के शरीर का ऑर्गन लाके ट्रांसप्लांट कर दिया, उसको रिजेक्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक, यानी हमारा नहीं है तो भैया हमको नहीं चाहिए, तुम अपना अपने पास ले जाओ। ठीक। अगर हम बात करें मेमोरी सेल की, तो क्या करते हैं? स्टोर द मेमोरी ऑफ इनकाउंटर, स्टोर द मेमोरी ऑफ इनकाउंटर, मेमोरी ऑफ एनकाउंटर। अभी अगर ये सारे लोग अपनी मर्जी से काम करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सप्रेसर क्या करता है? इन सबको कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल अदर टी सेल्स। भैया बाकी सारी टी सेल्स को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अगर यहां तक हो गया हो तो आगे चलते हैं, फिर रुकना पड़ेगा। ठीक। तो यहां तक बात की हमने कि अलग अलग सेल्स कौन सी हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस क्या हो सकते हैं। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो हेल्पर सेल हेल्प कर रही थी, किलर सेल किल कर रही थी पैथोजेंस को। और अगर आप मेंशन करना चाहो तो इसमें इसको हम इस्तेमाल कई बार करते हैं, कई सारी सेल्स को ये किल कर देती है। कैंसर सेल को भी, जैसे मान लिया अगर किसी को कैंसर हो रखा है, आपको कैंसर सेल से प्रोटेक्ट करना है, तो ये कैंसर सेल को भी किल करने में हेल्प करते हैं। बताऊंगा ये कैंसर क्या होता है। इसके अलावा जो है अगर आप बात करोगे वायरल इन्फेक्टेड सेल, अगर कोई है वायरल इन्फेक्टेड सेल कोई है, तो उसको ये सब हटा देते हैं, साफ सफाई करने का काम करते हैं। ठीक। कैंसर जो है अनकंट्रोल ग्रोथ होती है सेल की, वो आप आगे जब कैंसर वाला टॉपिक आएगा तो पढ़ोगे। ठीक। तो यहां तक की बात हो गई हमारी यानी लिम्फोसाइट की। अब अगर हम आगे चले तो सुना ध्यान से, जो लिम्फोसाइट हैं, जो लिम्फोसाइट हैं, इसमें हमारे पास कितने थे? दो लिम्फोसाइट, यानी बी और टी सेल। ये बी और टी सेल दोनों मिल करके हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो भैया इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास दो तरीके का होगा, इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स कौन जनरेट करता है बताओ? बी एंड टी सेल। भैया ये दोनों मिलके करते हैं। हाँ, इम्यून रिस्पॉन्स अगर हम बात करें तो जनरेटेड बाय बी सेल एंड टी सेल। अगर बात करें तो इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास दो ही तरीके का होता है भाई साहब, और वो दो तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा है? एक है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। कौन सा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। बता दे रहा हूं, एक मिनट। देखो
हमने देखा था कि बी सेल कहाँ मैच्योर हो रही थी, बोन मैरो के अंदर, तो वहीं से बोन मैरो से बी लिया गया है। और टी सेल कहाँ मैच्योर हो रही थी, थाइमस के अंदर, तो थाइमस का टी है वो, ठीक है ना। तो साइट ऑफ मैच्योरेशन के बेसिस पर नाम किया हुआ और कुछ नहीं। तो अगर हम बात करें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बच्चे, तो ये कब जनरेट होता है, व्हेन बॉडी एनकाउंटर विथ पैथोजन, एनकाउंटर विद पैथोजन फर्स्ट टाइम, यानी जब बॉडी पैथोजन के साथ पहली बार एनकाउंटर करती है, पहली बार मिलती है, आमना सामना पहली बार हुआ, आज तक नहीं देखे थे कभी, तो हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम लग जाता है, कौन है, कहां से आया, क्या करने आया है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, मतलब अच्छा पैथोजन है या बुरा पैथोजन है। तो ये सब चेक करने में इसको क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। क्योंकि इन सब में इसको टाइम लग जाता है, तो भैया ये वाला रिस्पॉन्स कैसा होगा, स्लो होगा एंड लेस इंटेंस होगा। मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस भी नहीं होगा कि भैया एकदम बिल्कुल पैथोजन को समाप्त ही कर दिया तुरंत। इंटेंसिटी बहुत लो होगी, धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, क्योंकि समय लग रहा है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि भैया ऐसा जो पैथोजन आया है ये पहले देखा है कि नहीं देखा है, अच्छा है कि बुरा है, कौन है, कैसे मारना है, क्या करना है, ये सब आइडेंटिफाई करने में हमारी बॉडी टाइम लेती है। अब सुनना, हुआ क्या, जब एक बार पैथोजन आ गया था और शरीर ने देख लिया इसने हमारे साथ क्या क्या खिलवाड़ किया है, तो अगली बार से क्या करेगा, ये सुनना ध्यान से, ये मेमोरी स्टोर करके रखेगा। क्या करेगा ये, स्टोर द मेमोरी, स्टोर मेमोरी ऑफ एनकाउंटर। भैया आप पिछली बार जो आए थे ना, पिछली बार मैंने तुमको भला समझ के छोड़ दिया था और तुमने बहुत दुख दिया था, अब उसकी मेमोरी स्टोर करके हमने पहले से रख रखी है। तो जब दूसरी बार आएंगे तो भैया हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी वो एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स देगी। मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, किसके बेस पर, मेमोरी के बेस पर। और ये कैसा होगा, फास्ट होगा और इंटेंस होगा, फास्ट होगा और क्या होगा, इंटेंस होगा। मतलब बहुत तेजी से और बहुत तगड़ा वाला रिस्पॉन्स। एनामिनिस्टिक का मतलब होता है बेस्ड ऑन द मेमोरी, प्रीवियस मेमोरी। कौन सी मेमोरी, भैया पहले एक बार मिल चुके हैं, तो उसके बेसिस पर दूसरा रिस्पॉन्स जो है उसे हम क्या बोलते हैं, एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये बहुत फास्ट होता है और बहुत ज्यादा क्या होता है, इंटेंस होता है। क्लियर बात। तो यहां तक की बात हुई, यानी हमारे शरीर के अंदर भैया रिस्पॉन्स क्या है, दो तरीके के। सही बात है। अब बताओ, जब हमने लिम्फोसाइट पढ़ लिया और लिम्फोसाइट की वजह से, तो मैं क्या कह रहा था कि ये रिस्पॉन्स क्या होगा, बहुत इंटेंस होगा और फास्ट होगा। और हमने अभी तक जो पढ़ लिया है वो क्या है कि भैया बी सेल और टी सेल यानी लिम्फोसाइट की वजह से हमारी बॉडी में कैसे इम्यूनिटी मिलती है। तो भैया दूसरा रोल किसका होता है, एंटीबॉडीज का होता है। तो जो हम अगला टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, एंटीबॉडीज है। कौन सी बॉडीज हैं, एंटीबॉडीज। ठीक, आपका मन करे तो आप एंटीबॉडीज भी बोल सकते हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एसी चला दूं बस। तो भाई साहब ये जो शक्ल आपको दिख रही है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एंटीबॉडीज की शक्ल है। ठीक, अगर हम बात करें कि आपसे अगर कोई पूछता है कि सर एंटीबॉडीज क्या होती हैं, तो एंटीबॉडीज पहली बात तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन मतलब फॉरेन एजेंट, यानी बाहर से आए हुए एजेंट के अगेंस्ट जो हमारा शरीर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, उस ग्लाइकोप्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडीज बोलते हैं। और ये कैसा होता है भाई साहब, वाई शेप्ड होता है। कैसा होता है, वाई शेप्ड, आपको दिख ही रहा है वाई शेप्ड। अगर हम बात करें एक एंटीबॉडी के अंदर दो चेन होती हैं, कितनी चेन होती हैं, टू चेन। इसमें से जो एक चेन होगी उसको बोलते हैं हैवी चेन और दूसरी चेन को क्या बोलते हैं, लाइट चेन। यानी हैवी चेन
और दूसरी कौन सी चेन होगी? लाइट चेन होगी। जो हैवी चेन है उसको हम लिखेंगे H से, और जो लाइट चेन है उसको हम लिखेंगे L से। क्योंकि हैवी चेन 2 होती है और लाइट चेन 2 होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? H2L2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? H2L2। अच्छा, यहाँ 2 चेन नहीं लिख करके 2 टाइप ऑफ चेन बोल दें, ज्यादा सही है। 2 टाइप ऑफ चेन। क्यों? क्योंकि अगर 2 चेन बोलेंगे तो टोटल 2 चेन कहीं काउंट करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 2 टाइप ऑफ चेन, ठीक है ना? 2 टाइप की चेन, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन। अगर आप टोटल चेन काउंट करोगे तो 4 होंगे, 2 हैवी 2 लाइट। यानी फॉर्मूला क्या होता है? H2L2, जनरल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? जनरल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें तो इन हैवी और लाइट चेन के बीच में क्या होता है? डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। क्या होता है? डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज। अब डाइसल्फाइड ब्रिज क्या होता है? देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, देखो सल्फर और सल्फर आपस में बॉन्डेड है, इन्हीं को बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। और ऐसे डाइसल्फाइड ब्रिज एक एंटीबॉडी के अंदर कितने मिलते हैं? 16 कितने मिलते हैं? क्या हुआ? एंड किसका काम? डाइसल्फाइड ब्रिज जो है चेन को आपस में जोड़ के रखता है। इवन हैवी चेन को, सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ के रखेगा, एंड हैवी चेन को लाइट चेन के साथ भी क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ? हमारे पास हैवी चेन, लाइट चेन। अगर हम बात करें, इसमें आपको एंटीजन बाइंडिंग साइट दिख रही है। क्या दिख रही है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या होती है? साइट एट विच एंटीजन अटैच, जहां पर एंटीबॉडी जाके क्या करेगी? एंटीजन को भैया अटैच्ड करवाएगी और फिर उसको दबा के टपका देगी। अगर हम बात करें, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ये स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक। भैया अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग होगी ना, सबके लिए सेम थोड़ी होगी। तो अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग टाइप की ये दिखेगी। इसके अलावा आपको 2 चेन, एक हैवी और एक लाइट, तो आपको दिख ही रहा है। तो ये है हैवी चेन और ये क्या है? लाइट चेन। अगर हम बात करें तो हमारे पास एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं? एंटीबॉडीज। तो अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो हमारे पास एंटीबॉडीज जो हैं उनका नाम है दिमाग, जो आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है? दिमाग मतलब एंटीबॉडी D, E, M, A और G। मतलब अगर हम बात करें, हाँ, तो हम बोल सकते हैं IgD, IgE, IgM, IgA और IgG। चलिए बात, ये क्या हो गई? एंटीबॉडीज। अगर हम बात करें बच्चे, तो इनमें से जो IgE होती है, इसको याद रखना है, ये कब बनती है? एलर्जिक रिएक्शन के समय। कब बनती है? एलर्जिक रिएक्शन के समय, यानी जब एलर्जी वगैरह होती है तो ये वाली एंटीबॉडी आती है। IgA वाली जो एंटीबॉडी है ना, ये कहां मिलती है? कोलेस्ट्रम में। कहां मिलती है? कोलेस्ट्रम यानी मदर मिल्क के अंदर। इसके अलावा और कहां मिलेगी? टीयर्स में मिलेगी। और कहां मिलेगी? सलाइवा में मिलेगी, ठीक है? तो ये सब एंटीबॉडीज हैं। अच्छा, अगर किसी को समस्या हो तो यहाँ IG जो मतलब है ना, IG, यानी अगर बात करो यहाँ किसी को दिक्कत हो IG वर्ड से, तो IG का मतलब होता है इम्यूनो ग्लोबुलिन। ग्लोब्यूलिन, इम्यूनो ग्लोबुलिन बोलते हैं। IG का मतलब क्या होता है? इम्यूनो ग्लोबुलिन। की बात हो गई। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास एंटीबॉडीज हैं। वैसे तो हमें इनकी अबंडेंस यानी इनका अमाउंट नहीं याद रखना है, बट अगर कभी पूछे तो इसको याद रखने का भी एक तरीका होता है, गम दे। ठीक, करो पहले ही बहुत गम है और गम नहीं मांग सकते, ठीक? तो गम दे, दिमाग से तो याद रखा है कि भैया ठीक है एंटीबॉडी कौन कौन सी हैं। अगर आपको ऑर्डर याद रखना हो
तो आप दिमाग में याद करके गम दे याद रखना, इससे दो चीजें फायदा हो जाएंगी, एक तो एंटीबॉडी याद हो जाएंगी और दूसरा इनके अबंडेंस। तो अबंडेंस में अगर हम बात करें बच्चे, तो सबसे ज्यादा जी होती है, फिर उससे कम ए होती है, उसके बाद उससे कम एम होती है, फिर उससे कम डी होती है और सबसे कम ई होती है। दैट इज द अबंडेंस ऑफ एंटीबॉडीज। क्लियर बात? तो आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रख सकते हो। तो अब हमने एंटीबॉडीज भी जान लिया है कि क्या होती हैं, सही बात है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, पहले इतना नोट डाउन करो, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। एंटीबॉडीज हमने समझ ली, बी लिम्फोसाइट एंटी लिम्फोसाइट समझ लिया। भैया हमारे पास अब इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। इम्यूनिटी कितने तरीके की होगी? दो तरीके की। और वो दो इम्यूनिटी कौन कौन सी है इसकी बात करते हैं। सबसे पहली जो वैरायटी है वो है CMI। क्या है? CMI। और दूसरी है AMI। अगर हम बात करें बच्चे CMI की, तो बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब एंटीबॉडी की वजह से मिलने वाली इम्यूनिटी, और वो किसकी वजह से मिलेगी? सेल की वजह से। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। वैसे जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसको एक और नाम से जानते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर बात करें बच्चे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, तो ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू टी सेल। किसकी वजह से होगी? टी सेल की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? टी सेल की वजह से होगी। अगर हम बात करें, इसमें एबिलिटी होगी क्या करने के भैया? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा जो है, ये वाली इम्यूनिटी ग्राफ्ट रिजेक्शन में रोल प्ले करती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन समझते हो? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया था, रिजेक्ट हो गया है। ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा कैंसर वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाएगी, मैंने पीछे भी बताया। अगर हम बात करें, अगर हम चाहते हैं कि भैया ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, तो हम एक केमिकल देते हैं जिसे हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। क्या बोलते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट जो होता है उसका नाम क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर हम बात करें AMI की, तो ये क्या होगा? ड्यू टू एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल। जो बी सेल एंटीबॉडी बनाएंगी, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी आती है उसे क्या बोलते हैं? AMIS, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये हो गई हमारे पास दो इम्यूनिटी के टाइप। इसको भी नोट डाउन करो। अब हमारे पास भैया इम्यूनिटी और दो तरीके की होती है। मैसेज का आंसर दे दो, यस है क्लास आज। मैं जब आ गया हूं यहाँ पे, तो क्लास क्यों नहीं होगी भाई साहब? ये क्या हो गया?
तुम दोनों बातें बंद करोगे? तो मैं कह रहा था कि इम्यूनिटी हमारे पास दो तरीके की और होगी, एक होगी एक्टिव और एक होगी पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी, ये एक्टिव पैसिव इंग्लिश वाला नहीं है, और पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम बात करें सांद्रो एक्टिव इम्यूनिटी की, तो ये डेवलप्ड बाय एक्चुअल एनकाउंटर विद पैथोजन। विद पैथोजन मतलब पैथोजन हमारे शरीर में जाएगा और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगी, तो वो क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन सुनना, यहां पर हम क्या करते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडी गिवन टू बॉडी। चिंता मत करो, सब्र रखो, थोड़ा बताऊंगा। रेडीमेड एंटीबॉडी गिवन टू द बॉडी, यानी रेडीमेड एंटीबॉडी बना के हम शरीर में सप्लाई करते हैं और इससे जो इम्यूनिटी आएगी वो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी है। क्या है वो? पैसिव इम्यूनिटी है। अगर हम बात करें, ये वाली इम्यूनिटी जो होती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। भैया आपके शरीर ने खुद सीख लिया है, आपके शरीर ने खुद सीख लिया है कि एंटीबॉडी कैसे बनाना है, और किसी के अगेंस्ट बना दिया है, उसकी मेमोरी भी स्टोर करके रख ली है। तो मतलब ये कैसा होगा? लंबे समय तक चलेगी। और ये वाली लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ये शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है। अगर हम बात करें, ये लेस इंटेंस होगी, यानी इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी, लेस इंटेंस। और एक और चीज, एंड स्लो भी होगी, क्योंकि नेचुरली डेवलप हो रही है। ये क्या होगी? हाईली इंटेंस, और इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? फास्ट होगा। इसके नो साइड इफेक्ट, मतलब एक्टिव के नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में सब कुछ नेचुरल हो रहा है, तो भैया क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन यहां सुनना ध्यान से, मे हैव साइड इफेक्ट, may have side effect। अगर हम बात करें तो इसको आप कई बार बोल सकते हो कि ये नेचुरल होती है। ये कैसी होती है? नेचुरल। और ये कैसी होती है? आर्टिफिशियल। वैसे तो एक काम करो, नेचुरल आर्टिफिशियल यहाँ रहने दो, अभी बताते हैं। नहीं नहीं, रहने दो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि ये मेरे पास एक्टिव और पैसिव हो गए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लिया कि भैया मुझे या किसी पर्सन को कोई बीमारी हुई या कोई डिजीज हुई, पैथोजन उसकी बॉडी में गया और इसकी बॉडी ने खुद उसकी मेमोरी स्टोर की, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई और अपने आप को प्रोटेक्ट किया। तो मेरी बॉडी के अंदर उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हुई, और वो डेवलप हमारी बॉडी ने खुद की है, वो है एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। अगर हम बात करें तो भाई ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग जो कि हमारी बॉडी ने खुद डेवलप की है, लेस इंटेंस, पहली बार पहचानेगी फिर रिस्पॉन्स करेगी, तो भैया थोड़ा स्लो भी होगी, और इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे कि हमारी बॉडी खुद डेवलप कर रही है। ये अपोजिट चल रहा है। यहां क्या होगा? हम रेडीमेड एंटीबॉडी देंगे। तो सर कब रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं और कब ये वाला होता है? ये या तो एक्चुअल आपको बीमारी हुई और आपने इम्यून सिस्टम, आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई, तो वो एक्टिव है। या फिर हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीन लगा सकते हैं। मतलब आपको क्या कर दिया? एक मरा हुआ पैथोजन, उस पैथोजन को थोड़ा कमजोर करके और फिर आपके शरीर में डाल दिया और उसको दिखा दिया शकल कि ये पैथोजन को पहचान लो, और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पर आप इसकी मेमोरी वगैरह स्टोर करके रख लो। रियलिटी में कभी आएगा तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना, फास्ट करना, तुरंत मारना और काम तमाम कर देना, सोचना विचारना नहीं है। तो मतलब जो आप वैक्सीनेशन होता है या फिर
हमें जब बीमारी होती है और हमारी बॉडी खुद इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है, वो सब एक्टिव में आता है। पैसिव में क्या आता है सर? सांप ने काट लिया, हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि सांप जब काटता है तो अपना वेनम, अपना पॉइजन कहां इंजेक्ट करेगा? हमारे ब्लड में, और ब्लड सर्कुलेशन से वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। हम इंतजार करते हैं, अब हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करेगी, अब करेगी, अब करेगी, तब तक पता चल रहा है इंतजार करते करते हम रेस्ट इन पीस हो गए। तो मतलब समय ही खत्म हो गया हमारा, तो हमारा टाइम खत्म हो गया। ऐसा हो, यानी ऐसी प्रॉब्लम आए, इससे बढ़िया है कि हम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी खुद लगवा लेते हैं। तो इंजेक्शन में डॉक्टर क्या करता है? रेडीमेड लैब में बनी हुई सिंथेटिक एंटीबॉडी शरीर में इंजेक्ट कर देगा, और उससे क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होगा, और हम क्या करेंगे? उस पॉइजन को या केमिकल को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे और बच जाएंगे। कभी टेटनस क्या हो गया? टेटनस हो गया भैया, एंटी टेटनस। टेटनस जो है वैसे तो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से होता है। तो जनरली कहीं कट पिट जाता है ना मेटलिक चीज से, तो जनरली चांसेस होते हैं टेटनस होने के। तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आप जाते हो एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाने। तो एंटी टेटनस इंजेक्शन, अगर मान लिया टेटनस, वैसे तो मोस्टली हम बचपन में ही लगवा लेते हैं, बट अगर कभी मान लिया बाई चांस से टेटनस हो जाता, अगर हम इंजेक्शन नहीं लगवाते तो हम टपक जाते हैं। इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इमरजेंसी में कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। उससे बोलते हैं भैया ऐसा ऐसा हुआ है, डॉक्टर एंटी टेटनस लगाएगा और आपको प्रोटेक्ट कर देगा। नहीं लगवाया तो अब कोइंसिडेंस की बात है, हो सकता है आप बच जाओ, नहीं रहा हो टेटनस का बैक्टीरिया वगैरह, आपको टेटनस नहीं हुआ, लेकिन अगर रहा होगा तो आपको हो जाएगा। फिर जब हो जाएगा तो आपका कोई इलाज नहीं है, आप रेस्ट इन पीस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात सुनना, एंटी रेबीज सीरम, जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज का इंजेक्शन लगाने जाते हो। अब ये थोड़ी इंतजार करेंगे कि पहले रेबीज होगा तो दवा लेंगे, पहले से प्रिकॉशन लेना पड़ता है ना। तो लैब में बनी हुई एंटीबॉडीज पहले से डॉक्टर इंजेक्ट करता है कि अगर रेबीज का वायरस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर इंटर किया है तो क्या करना है? पहले से उसको किल करके समाप्त कर दो। अगर उसको मौका दिया एक्सप्रेस करने का, बीमारी करने का, तो वो खतरनाक बीमारी करेगा, फिर ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। तो वो सब कहाँ है? पैसिव, जहां रेडीमेड आप दे रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बार कुत्ते ने काटा, एक बार मैंने एंटी रेबीज सीरम लगाया और हो गया। भाई आपने क्या किया है? बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दी है। भैया एंटीबॉडी अमर थोड़ी है, खत्म हो जाएंगी। जब खत्म हो जाएंगी तो अगली बार काटेगा तो फिर से लगवाना पड़ेगा। ये थोड़ी होगा कि एक बार लगा दिया तो हो गया परमानेंट। अगर इसकी प्रोडक्शन करना आपकी बॉडी खुद सीख लेती तब नहीं लगवाना पड़ता, लेकिन अगर सीखने का इंतजार किया तो फिर काम तमाम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नहीं है कि जब जब काटेगा तब तक लगवाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप सुनना क्या कह रहे हो? रेबीज एक बीमारी है, और जब रेबीज आपको हो जाएगा तो कुत्ते की तरह बिहेव करोगे, पानी चार चाट के पियोगे, ठीक है? तो आपकी सारी आदतें जो है वो कुत्तों की तरह हो जाएंगी। अब मेरी बात सुनो, हाँ इधर देखो, जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो भी दो तरीके की होगी, आर्टिफिशियल और नेचुरल। कैसी होगी? आर्टिफिशियल और नेचुरल। सुना? हाँ, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि हमने रेडीमेड दिए, जैसे एग्जांपल में लिख रहा हूं, बस आर्टिफिशियल एग्जांपल है वैक्सीनेशन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस एग्जांपल ही लिखना है, वैक्सीनेशन। भाई वैक्सीन में क्या हमारी बॉडी में एक्चुअल में पैथोजन गया था? नहीं ना, हमने आर्टिफिशियली बाहर से डाला है। तो ये क्या हुआ? इम्यूनिटी तो डेवलप कैसी हो रही है? हमारी बॉडी खुद कर रही है, लेकिन पैथोजन खुद नहीं गया है, हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो कौन हुआ? आर्टिफिशियल। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक्चुअल इन्फेक्शन होगा। भैया आपको रियलिटी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, उससे पैथोजन आपके शरीर में गया है और आपके शरीर ने इम्यूनिटी डेवलप की है। क्लियर बात यहां तक? अब जो हमारे पास पैसिव होती है ना, वो भी दो तरीके की होती है। पैसिव भी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। अगर हम पैसिव की बात करें तो नेचुरल कहां होता है और आर्टिफिशियल कहां होता है? भाई देखो, एंटी वेनम, एंटी टेटनस इंजेक्शन वगैरह जो देते हैं, जैसे एंटी वेनम दे दिया, एंटी टेटनस दे दिया, तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। अगर आप नेचुरल की बात करोगे तो कोलेस्ट्रॉम याद है? मदर मिल्क, जिसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए।
बताओ मदर की बॉडी से बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर हुई तो भैया बच्चे की बॉडी के लिए तो रेडीमेड हो गया ना, लेकिन क्या हमने लैब में बनाया? नहीं ना, वो तो मदर की बॉडी में बनी है, तो हाई तो नेचुरल, लेकिन बच्चे के लिए क्या हो, रेडीमेड है, इसलिए आएगा कहां पर, पैसिव के अंदर, लेकिन पैसिव में कहा, नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर। तो इस तरीके से हमने इम्यूनिटी में कुछ पोर्शंस खत्म कर लिए हैं। अब हमारे पास जो बचता है वो क्या है, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद जो है जब वैक्सीन किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, उसके बाद हमें पढ़ना है एलर्जिक रिएक्शन क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी यानी हमारा इम्यून सिस्टम जब ये भूल जाएगा कि मेरा कौन और तुम्हारा कौन, यानी गड़बड़ करने लगेगा, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, एंड देन हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल्स का रोल होता है, ये सारा अभी हमें पढ़ना है। मतलब एक क्लास इम्यूनिटी के ऊपर अभी एटलीस्ट और लगेगी, तो इसके लिए अगली क्लास में मिलेंगे। आज यहीं तक, आगे मिलते हैं, और आज के लिए धन्यवाद।